नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2026 22 लाख से ज्यादा छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा हॉल में बैठे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगा। क्या नीट यूजी 2026 की निष्पक्षता से समझौता हुआ है? सोशल मीडिया पर वायरल कथित गेस पेपर, कई राज्यों की जांच, गिरफ्तारियां, सीबीआई की एंट्री, परीक्षा रद्द और लाखों छात्रों का भविष्य फिर अनिश्चितता में। शिक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा चूक स्वीकार की, सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए और देश के सबसे बड़ी एजेंसी कटघरे में खड़ी दिखाई दी। क्या यह सिर्फ एक लीक का मामला था या भारत की परीक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत? 22 लाख सपने, एक विवाद और जवाब की तलाश में पूरा देश। देखिए, नीट यूजी 2026 एक परीक्षा, एक विवाद और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए लाखों छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करते हैं। एक ऐसा दिन जो किसी के लिए डॉक्टर बनने का पहला कदम था, किसी के लिए अपने परिवार के सपना पूरा करने का अवसर। उस सुबह देश के 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे। किसी की आंखों में उम्मीद थी, किसी के मन में डर और किसी के दिल में अपने माता पिता का विश्वास। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में वह परीक्षा भारत की सबसे बड़ी शैक्षणिक विवादों में से एक बन जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, सिस्टम की और उन लाखों छात्रों की जिनके सपने अचानक सवालों के घेरे में आ गए। नीट यूजी 2026, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ था? अगर हुआ था तो कैसे? कौन लोग इसमें शामिल थे आखिरकार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की परीक्षा प्रणाली अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? आज हम इस कहानी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सपनों की परीक्षा, चैप्टर 1। भारत में डॉक्टर बनना केवल एक करियर मात्र नहीं है, यह लाखों परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम है। हर साल लाखों विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए नीट परीक्षा देते हैं, लेकिन सीट सीमित है, प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन है। कई छात्र 12 से 16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। कुछ छात्र गांव से आते हैं, कुछ छोटे शहरों से। कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की तैयारी पर खर्च कर देते हैं। ऐसे में नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह जाती है, यह जीवन बदलने वाला अवसर बन जाता है और इसी वजह से इसकी निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चैप्टर 2। 3 मई की सुबह देश भर में परीक्षाएं प्रारंभ हुई। सभी व्यवस्थाएं सामान्य दिख रही थी। एनटीए ने परीक्षा से पहले सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर भरोसा दिलाया था। लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर कुछ संदेश तेजी से फैलने लगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कुछ निजी समूहों से एक कथित गेस पेपर की चर्चा होने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य अफवाह माना गया, क्योंकि हर बड़ी परीक्षा से पहले कुछ ऐसे कथित पेपर वायरल होते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था, बहुत अलग। चैप्टर 3, वायरल गैस पेपर का रहस्य। कुछ दिनों बाद जांच एजेंसियों के सामने एक दस्तावेज आया। दावा किया गया कि परीक्षा से पहले प्रसारित किया गया था इसे। इसमें लगभग 410 प्रश्न थे। पहली नजर में भी अन्य हजारों गैस पेपर लीक जैसा ही लग रहा था। लेकिन जब जांच शुरू हुई तब कहानी बदलने लगी। राजस्थान एसओजी ने कथित दस्तावेज का विश्लेषण किया। जांच अधिकारियों के अनुसार दस्तावेज के बड़ी संख्या के प्रश्न वास्तविक परीक्षा से मेल खाते पाए गए और यहीं से संदेह गहराता चला गया। क्या यह महज संयोग था या फिर किसी ने वास्तव में प्रश्न पत्र तक पहुंच बना ली थी अपनी? चैप्टर 4, जांच का दायरा बढ़ता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, जांच धीरे धीरे कई राज्यों तक पहुंचने लगी। विभिन्न एजेंसियों ने कई लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कई मोबाइल फोन जब्त किए गए, डिजिटल डेटा खंगाला जाने लगा। जांच एजेंसियों की यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह कोई लीक हुआ है, और हुआ है तो कहां से यह शुरू हुआ। क्या यह स्थानीय स्तर की घटना थी या एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा? उस समय तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी होती। लेकिन कुछ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। जैसे जैसे खबरें सामने आने लगी, छात्रों में चिंता बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट होने लगे। कोचिंग संस्थानों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। छात्र संगठनों ने पारदर्शिता की मांग की। वो देश भर में एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था, क्या परीक्षा निष्पक्ष थी? और यदि नहीं तो लाखों छात्रों का क्या होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। चैप्टर 6, सरकार का बड़ा फैसला।
11 मई 2026 केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। यह संकेत था कि मामला सामान्य प्रशासनिक जांच से आगे बढ़ चुका है। इसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि इसमें 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होने वाले थे। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखना ही सर्वोपरि है। चैप्टर 7 छात्रों का गुस्सा और निराशा। कई छात्र टूट गए। कुछ ने कहा कि उनकी महीनों की मेहनत व्यर्थ हो गई। कुछ ने दोबारा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कुछ मानसिक दबाव में आ गए। छात्रों ने अपनी जान दे दी। कुछ लोगों ने फांसी लगा ली। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं था, सवाल न्याय का था। क्या ईमानदार छात्र नुकसान उठा रहे थे या जरूरी कदम था ताकि भविष्य में निष्पक्षता बनी रहे? यही बहस पूरे देश में शुरू हो गई। सीबीआई की एंट्री हुई। चैप्टर 8 जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया तब केंद्र सरकार ने जांच की जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंप दी। सीबीआई अब सवाल केवल इतना नहीं था कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, सवाल यह था अगर हुआ है तो कैसे हुआ। जांच एजेंसियों के सामने हजारों कॉल रिकॉर्ड थे, सैकड़ों डिजिटल चैट और कई संदिग्ध लेन देन। हर सुराग नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन अंतिम सच अभी भी परतों में छिपा हुआ था। चैप्टर 9 कथित नेटवर्क। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी एक संभावित नेटवर्क की तस्वीर उभरने लगी। आरोप था कि कुछ लोग छात्रों पर कथित प्रश्न सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे। कुछ लोग बिचौलियों की भूमिका में थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह मामला किसी एक शख्स पर सीमित नहीं है। चैप्टर 10 सोशल मीडिया का विस्फोट। आज की दुनिया में खबरें टीवी से ज्यादा मोबाइल पर पहुंचती हैं। नीट विवाद में भी यही हुआ। कुछ घंटों के भीतर लाखों पोस्ट सामने आने लगी। किसी ने दावा किया कि पेपर पहले से उपलब्ध था। किसी ने इन दावों को झूठ बताया। किसी ने स्क्रीनशॉट साझा किए। किसी ने कथित चैट लीक कर दी। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक बड़ी समस्या होती है, सत्य और अफवाह अक्सर एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए जांच एजेंसियों के लिए चुनौती केवल अपराधी को ढूंढना नहीं था, बल्कि तथ्य और अफवाह के बीच अंतर करना भी था। चैप्टर 11 छात्रों की कहानी। इस विवाद के केंद्र में कोई एजेंसी नहीं थी, कोई नेता नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, बल्कि थे छात्र। वह छात्र जिन्होंने गांव के एक छोटे कमरे में बैठकर अपनी तैयारी की थी। वह छात्र जिसने कोचिंग की फीस भरने के लिए परिवार को कर्ज लेते देखा। वह छात्र जिसने दोस्तों से दूरियां बना ली। वह छात्र जिसने त्योहारों तक में पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब परीक्षा रद्द हुई तो सबसे बड़ा मानसिक आघात इन्हीं छात्रों को लगा। चैप्टर 12 राजनीति की एंट्री। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सरकार ने कहा ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष ने कहा यह परीक्षा प्रणाली की विफलता है। लेकिन इस राजनीतिक शोर के बीच छात्र केवल एक जवाब चाहते थे, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? चैप्टर 13 शिक्षा मंत्री का बयान। देश की नजरें शिक्षा मंत्रालय पर भी था। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। यह बयान महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार सरकार ने सार्वजनिक रूप से माना था कि व्यवस्था में कहीं न कहीं समस्या हुई है। साथ ही यह घोषणा की कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। चैप्टर 14 सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पूरा देश सुनवाई पर नजर बनाए हुआ था। अदालत ने गंभीर सवाल उठाए। न्यायाधीशों ने पूछा, पहले विवादों से क्या सबक लिया तुम लोगों ने? क्या सुधार वास्तव में लागू किए गए थे? क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? ये सवाल केवल एक परीक्षा के नहीं थे, ये सवाल पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़े थे। चैप्टर 15 दुनिया में परीक्षा सुरक्षा कैसे होती है? क्या केवल भारत ही इस समस्या से जूझ रहा है? नहीं, दुनिया के कई देशों में परीक्षा सुरक्षा एक चुनौती रही है। चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, हर देश ने किसी न किसी समय परीक्षा धोखाधड़ी का सामना किया है। लेकिन तकनीक और बड़े प्रोटोकॉल के जरिए जोखिम को कम करने की कोशिश की गई है। भारत के लिए भी यह अवसर था अपनी प्रणाली को मजबूत बनाने का। चैप्टर 16 तकनीक बनाम धोखाधड़ी। हर बार जब सुरक्षा मजबूत होती है तो धोखाधड़ी करने वाले नए तरीके खोजते हैं, और जब हर बार नए तरीके सामने आते हैं सुरक्षा एजेंसियां नए उपाय विकसित करती हैं। यह एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। लेकिन नीट विवाद ने दिखाया है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं है, चूक नहीं है, यह बच्चों के जीने की बात है, बच्चों की आत्महत्या की बात है, और उन गरीब परिवारों की बात है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन दांव पे लगा दिया था, कर्ज लिए थे। चैप्टर 17
21 जून की ओर अब देश की नजरें पुनः परीक्षा पर थी। लाखों छात्र फिर से तैयारी में जुट गए। कुछ निराश थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन अधिकतर छात्रों ने हार नहीं मानी। वे एक बार फिर से परीक्षा देने को तैयार थे। उन्होंने अभी अपने सपने जिंदा किए। सबसे बड़ा सवाल, यह कहानी केवल नीट 2026 की नहीं है। यह कहानी उस भरोसे की है जो हर छात्र परीक्षा प्रणाली पर करता है। यह कहानी उस जिम्मेदारी की है जो संस्थाओं पर होती है। यह कहानी उन सपनों की है जो लाखों घरों में सुबह जन्म लेती है। सीबीआई जांच अभी जारी है, अदालत की कार्रवाई अभी जारी है। सभी आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगी। लेकिन एक बात निश्चित है, इस विवाद से भारत की परीक्षा पर सुरक्षा पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या इस घटना के बाद व्यवस्था और मजबूत होगी? क्या व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी? क्या रुकेंगी ऐसी घटनाएं? क्या इन छात्रों का विश्वास पूरी तरह लौट पाएगा? इन सवालों का जवाब आने में समय लगेगा। आप देख रहे थे नीट यूजी 2026, एक परीक्षा, एक लीक और 22 लाख सपनों का संकट। आज के लिए धन्यवाद।